क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अदालत के द्वारा भगौड़ा घोषित किया जा चुका है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अदालत में हाजिर नहीं होता है जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ है, तो कोर्ट उसके खिलाफ वारंट करती है। पहले समन, फिर बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट, इसके बाद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो कुर्की वारंट होता है। इसके बाद भी अगर वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो फिर कोर्ट उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी पीओ डिक्लेयर कर देती है, भगौड़ा घोषित कर देती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको कि भगौड़ा घोषित किया जा चुका है, क्या वह हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी जो अब 528 बीएनएसएस हो गया है, उसके तहत क्या प्रोसीडिंग को क्वैश कराने के लिए कोई रिट दाखिल कर सकता है? क्रिमिनल मिसलिनियस रिट जो दाखिल होती है हाई कोर्ट में, जिसमें चार्जशीट को चैलेंज किया जाता है। साथियों, इसी तरीके का एक मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा और भी 17 जून 2026 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की एक बेंच ने उस पर बहुत ही बेहतरीन आदेश दिया है। यह जो मामला था, यह बाबा रामदेव की कंपनी से जुड़ा हुआ मामला था। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर आज हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में उत्तराखंड हाईकोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा अपने फैसले में किस तरीके की बातें कही गई हैं और फाइनली किस तरीके का आदेश दिया गया है। इस मामले की पृष्ठभूमि कुछ इस तरीके की थी कि एक कारोबारी था राकेश मेहरा, उसकी 2 कंपनियां थी। उसकी कंपनियों और बाबा रामदेव की जो कंपनियां हैं, दिव्या फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, इन दोनों के बीच में कुछ व्यापारिक समझौते होते हैं, कुछ एग्रीमेंट होते हैं, कुछ सामान सप्लाई को लेकर के। इसी दौरान व्यापारिक लेन देन को लेकर के डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। बाबा रामदेव की जो कंपनियां थी, दिव्या फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, इनके द्वारा 7 जून 2022 को एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है और लेन देन को लेकर के आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ पैसा था जो उन्होंने नहीं दिया, यानी पैसा लेने के बाद भी जो मटेरियल सप्लाई करना था वो नहीं किया गया। 420 और 506 इंडियन पेनल कोड के तहत एफआईआर दर्ज होती है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन राकेश मेहरा की 2 बेटियों का नाम भी चार्जशीट में ऐड कर दिया जाता है। विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी के विरुद्ध सम्मन होता है, वारंट होता है, कुर्की वारंट होता है। इसके बाद भी वो न्यायालय में अपीयर नहीं होता है, तब न्यायालय के द्वारा उसको अब वो भगौड़ा घोषित कर दिया जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसीडिंग के खिलाफ जो राकेश मेहरा और उसकी जो बेटियां थीं, वो उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख करती हैं। तो देखते हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके की बहस होती है और क्या आदेश दिया जाता है। यह जो केस था साथियों, राकेश मेहरा इन उत्तराखंड स्टेट केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस मामले में जो आर्गुमेंट होता है, राकेश मेहरा के एडवोकेट के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जो पूरा मामला है यह व्यवसायिक प्रकृति का है, कमर्शियल नेचर का है और इसमें दीवानी कार्यवाही या मध्यस्थता के माध्यम से इसके विवाद को हल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि फार्मेसी और गैर आपूर्ति और व्यावसायिक नुकसान से संबंधित बकाया कर मुद्दों के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है, यानी लेन देन और सामान के सप्लाई का जो बकाया था उसी की वजह से लेन देन हुआ है। उनकी बेटियों के खिलाफ बाद में आरोप पत्र दायर किया गया और यह भी दावा किया गया कि व्यापारिक लेन देन में उनकी बेटियों की कोई भूमिका नहीं थी और उनके खातों में जमा की गई धनराशि पारिवारिक समझौते का हिस्सा थी। तो यह आर्गुमेंट आया कि उनकी बेटियों में जो धनराशि आई, वो धनराशि का इस व्यापारिक लेन देन से कोई मतलब नहीं था, वो पारिवारिक समझौते का हिस्सा थी। एक और आर्गुमेंट किया जाता है कि यह मामला मूल रूप से व्यावसायिक लेन देन से उत्पन्न एक वाणिज्यिक विवाद था, यानी कमर्शियल विवाद था, इसलिए इसमें आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखनी चाहिए। साथियों, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। न्यायमूर्ति महोदय ने कहा, सबसे पहले इस बात की जांच की कि राकेश मेहरा द्वारा अपने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के माध्यम से जो दायर की गई याचिका वो मेंटेनेबल है कि नहीं। ये जो राकेश मेहरा ने 482 दाखिल किया था वो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दाखिल किया था, पर्सनली अपीयर नहीं हुआ था,
ना पर्सनली कोई डॉक्यूमेंट साइन किए थे। तो न्यायालय ने सबसे पहले ये देखा कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी ऐसे आदमी की जिसको कि भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, जो दाखिल हुई है याचिका, क्या वो मेंटेनेबल है या नहीं है। न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप से दिया। न्यायालय ने कहा कि मेहरा ने नोटिस भेजे जाने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया, उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया था। न्यायालय ने यह भी पाया कि अंतरिम सुरक्षा दिए जाने के बाद भी वह निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ। इंटरिम रिलीफ भी उसको कोई दिया गया था, फिर भी वो पेश नहीं हुआ। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण विदेश में रहने की व्याख्या को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि इस तरीके की आशंकाएं न्यायिक प्रक्रिया से बचने का औचित्य साबित नहीं कर सकती हैं। जो ये आशंका जाहिर की गई कि सुरक्षा कारणों की वजह से विदेश में रह रहे हैं, इस वजह से उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दाखिल किया, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। उच्च न्यायालय ने पाया कि जांच में बैंक रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट सहित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनसे इस बात पर भी ध्यान दिया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद मेहरा की बेटियों के खाते में बड़ी रकम स्थानांतरित की गई थी। यदि शिकायत, कोर्ट ने टिप्पणी की, यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो दीवानी और आपराधिक दायित्व साथ साथ मौजूद होते हैं और एक का अस्तित्व दूसरे को समाप्त नहीं करता। अगर कोई डिस्प्यूट सिविल है और उसी से क्रिमिनल डिस्प्यूट भी एराइज हो रहा है, तो ये नहीं है कि अगर सिविल है तो क्रिमिनल को अपने आप खत्म कर दे। यह कहते हुए कोर्ट ने कहा कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो अंतरिम आदेश दिया था उसको भी रद्द कर दिया गया। दोस्तों, तो यह थी दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी की 482 की याचिका पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दाखिल की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।